Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 16 August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, Universal Immunization Program started into 1985 was focused on how many diseases? वर्ष 1985 में 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम में कितने डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करना शुरू किया गया? 6, 1, 5, 2। The right answer is option A, 6 diseases. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 6 इम्पॉर्टेंट किलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाया जा रहा था, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो। टोटल 6 डिजीज़ेज़ हैं: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, मीजल्स, टीबी एंड पोलियो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 28 ईयर्स ओल्ड अडल्ट इज। 28 साल के व्यक्ति में नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी कितना होता है, ये आपको बताना है। 140, 160, 100 या 120? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जब भी हम किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखा जाता है और नीचे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखा जाता है। ब्लड प्रेशर को हम mm/Hg में मेजर करते हैं। नॉर्मल किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो यहाँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक जो है वो 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिथोट्रिप्सी टू ब्रेक अप रीनल कैल्कुलाई इज अनसक्सेसफुल। A nephrolithotomy is performed. Which post-operative clinical indicator should nurse report to healthcare provider? किसी पेशेंट में लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर अनसक्सेसफुल रहा, फिर इस पर्सन में नेफ्रोलिथोटोमी प्रोसीजर द्वारा किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाया गया। इस पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर कौन से फाइंडिंग मिलने पर नर्स द्वारा तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं: पासेस ऑफ पिंक टिंक्ड यूरिन, अगर इस क्लाइंट में पिंक यूरिन निकले; पिंक ड्रेनेज ऑन ड्रेसिंग, ड्रेसिंग पर यदि पिंक ड्रेनेज दिखाई दे; ऑप्शन 3, पेशेंट द्वारा यदि 24 घंटे में 1750 ml फ्लूइड इनटेक किया जाए; ऑप्शन 4, यूरिन आउटपुट यदि 20 से 30 ml पर आवर से निकले। कौन सी फाइंडिंग मिलने पर तुरंत आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे? इन चारों में से कौन सा एबनॉर्मल फाइंडिंग है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। यहाँ पर ऑप्शन 4 को हमने सही क्यों माना है, 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को डिस्कस करके इसे जानते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम बॉडी के किसी हिस्से में मौजूद स्टोन पर शॉक वेव्स डालकर उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर
कैलकुलाई है जिसका साइज 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर या इससे बड़े साइज की किसी पर्सन में पथरी बन गई है, तो इस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हम जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेशेंट में लिथोट्रिप्सी की गई लेकिन ये स्टोन छोटे टुकड़ों में नहीं टूट पाया, तो इस बड़े आकार के स्टोन को रिमूव करने के लिए हमने नेफ्रोलिथोटॉमी प्रोसीजर इस्तेमाल किया। नेफ्रोलिथोटॉमी प्रोसीजर का मतलब है जिस हिस्से में स्टोन मौजूद है उस हिस्से के पास स्किन में कट लगाकर उसे वहाँ से रिमूव करना नेफ्रोलिथोटॉमी कहलाता है। किडनी में अगर स्टोन है और किडनी एरिया पर कट लगाकर उसे बाहर निकालना नेफ्रोलिथोटॉमी या परक्यूटेनियस लिथोटॉमी प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रोसीजर के बाद क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिव फेज में है। अब अगर इस क्लाइंट में यूरिन आउटपुट 20 से 30 ml पर आवर मिलता है तो हमें तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी क्लाइंट की किडनी अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है तो उसका जो यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर आवर से हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी क्लाइंट में किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड है या फिर यूरिन आउटफ्लो में किसी प्रकार की रुकावट है तो ये जो यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर आवर से कम हो जाएगा और इस चीज़ को हमें तुरंत डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो क्लाइंट के अंदर हमने सर्जरी की है। इस सर्जरी के बाद ब्लड टिंग्ड यूरिन बाहर आना एक्सपेक्टेड है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, इसलिए हम इसे डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन की बात करें, जिस जगह पर सर्जिकल इंसिजन बनाया गया था उस जगह पर हल्का फुल्का पिंक कलर का ड्रेनेज आ सकता है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ड्रेसिंग जहाँ पर की गई है सर्जिकल साइट पर जहाँ स्किन पर कट लगाया गया है वहाँ पर यदि ब्राइट रेड कलर का ब्लड वहाँ पर मौजूद है तो आप इसे डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं। पिंक ड्रेनेज आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पेशेंट द्वारा 1750 ml 24 घंटे में इनटेक किया गया फ्लूइड का, तो ये ठीक है, बल्कि पेशेंट को इस समय कम से कम 2 से 3 लीटर पर डे फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ फुल्ली मैच्योर ओवम इज अबाउट। किसी फुल्ली मैच्योर ओवम का डायमीटर यानी कि व्यास कितना होता है ये आपको बताना है। 100 माइक्रोन, 90 माइक्रोन, 130 माइक्रोन, 140 माइक्रोन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, इट इज 130 माइक्रोन। एक फुल्ली मैच्योर ओवम ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। ओवम इज़ अ लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.13 mm या फिर 130 माइक्रोन होता है। ओवम एक फीमेल गैमेट है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कार्डेड एंड कंटेमिनेटेड ग्लास including medicinal vial and ampoules, cytotoxic waste should be placed in which container? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से है ये क्वेश्चन। आपको बताना है कि कंटेमिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिनल वाइल, एम्प्यूल, साइटोटॉक्सिक वेस्ट ये सभी किस कलर कंटेनर में डिस्कार्ड किए जाएंगे।
येलो, ब्लू, रेड, वाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए येलो। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। ये सभी चीज़ें येलो कलर बिन में डिस्कार्ड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी के कारण कौन सा डिजीज होता है? पेलेग्रा, रिकेट्स, स्क्रैवी, पर्नीशियस एनीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज पेलेग्रा। अगर किसी क्लाइंट में विटामिन B3, जिसे आप नियासिन के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी हो जाए तो पेलेग्रा नामक डिजीज़ हो सकता है। पेलेग्रा डिजीज़ के अंदर आपको 4D सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें पहले D का मतलब है डायरिया, दूसरे D का मतलब है डिमेंशिया, तीसरे D का मतलब है डर्मेटाइटिस और फाइनली डेथ। इसके अलावा रिकेट्स बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला डिजीज़ है, और विटामिन B12, जिसे आप साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, उसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द चेंजेस हैव रीच्ड स्टेट वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। आपको एबॉर्शन के उस टाइप का नाम बताना है जिसमें प्रेगनेंसी में इतने चेंजेस आ जाते हैं कि जिन्हें रोक पाना या वापस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाना इम्पॉसिबल हो। थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन या फिर सेप्टिक एबॉर्शन। The right answer is option B, it is inevitable abortion। inevitable abortion को एक बार फिर से समझिएगा। अगर किसी वुमेन में एबॉर्शन की शुरुआत हो गई है, या यूँ कहें कि एबॉर्शन उस स्टेज तक हो चुका है जहाँ से इसे रोक पाना या फिर वापस से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, इनएविटेबल अबॉर्शन कहलाता है। एबॉर्शन अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ज़रूर पूरा तैयार करके जाइएगा। कौन से टाइप के एबॉर्शन में कौन सी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, मोस्टली इनकी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस को भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन, अगर किसी वुमेन में एबॉर्शन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी अबॉर्शन उस हद तक नहीं पहुंचा है कि जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सके, ये थ्रेटेंड एबॉर्शन कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा, किसी वुमेन में एबॉर्शन के साइन एंड सिम्टम्स आ चुके हैं लेकिन अभी भी हम इस अबॉर्शन को रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये कंडीशन थ्रेटेंड एबॉर्शन कहलाती है। ऑप्शन सी में बताया गया है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन में फीटस की डेथ हो चुकी है, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, फीटस है, वो अभी यूट्रस से बाहर नहीं आया है, वो अंदर ही पड़ा हुआ है, तो इसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। बेसिकली इस प्रकार के एबॉर्शन में एबॉर्शन हो जाता है, फीटल डेड हो जाता है, लेकिन वुमेन को इस बारे में पता ही नहीं चलता, उसे लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है। सो इट इज़ कॉल्ड द मिस्ड एबॉर्शन। लास्ट हम बात करते हैं सेप्टिक एबॉर्शन की।
सेप्टिक एबॉर्शन का मतलब है कि ऐसा कोई भी एबॉर्शन टाइप जिसमें एबॉर्शन का कारण यूट्रस में इन्फेक्शन या फिर फीटस में इन्फेक्शन हो, तो ये सेप्टिक एबॉर्शन कहलाता है। सिंपली कहें तो इन्फेक्शन के कारण एबॉर्शन होना सेप्टिक एबॉर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 years old male client has elected to have epidural anesthesia as the anesthetic during hernia repair. If the client experiences hypotension, the nurse would। किसी पर्सन को हर्निया है और इस हर्निया का सर्जिकल रिपेयर आप करवाना चाहते हैं। सर्जिकल रिपेयर के दौरान 57 इयर्स ओल्ड पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अगर इस एनेस्थीसिया को देने के बाद पेशेंट में हाइपोटेंशन हो जाए, यानी उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम होने लगे, तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, प्लेस हिम इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ऑप्शन बी, obtain an order for Benadryl। ऑप्शन सी, administer oxygen per nasal cannula। ऑप्शन डी, speed the infusion of normal saline। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पेशेंट को लगाया गया है, अचानक उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो रहा है, तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप इन चारों ऑप्शंस में से क्या यूज़ करेंगे इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम 2022। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। हम पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का मतलब होता है पेशेंट को कुछ इस प्रकार से बेड पर लेटाना कि उसके जो हेड वाला पार्ट है, उसका जो सर है, पैरों की तुलना में थोड़ा नीचे हो। पेशेंट के पैर हल्के से ऊपर हैं और सर पैरों के मुकाबले नीचे है, तो ये पोजीशन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कहलाती है और जनरल कंडीशन में शॉक के ट्रीटमेंट के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। इस पेशेंट को आपने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है और अगर आप इस पेशेंट का हेड डाउन कर देंगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दिलवा देंगे, तो जो एनेस्थीसिया की मेडिसिन है वो ऊपर की तरफ रेस्पिरेटरी सेंटर तक चली जाएगी और रेस्पिरेटरी सेंटर में एनेस्थीसिया के इफेक्ट आने के कारण पेशेंट का जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा और पेशेंट में रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, पेशेंट के लंग्स अप डाउन नहीं हो पाएंगे, डायफ्राम अप डाउन नहीं हो पाएगा और पर्सन में रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर पेशेंट को एपिड्यूरल लगा है तो कभी भी आप उसे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, बेनेड्राइल। यहाँ पर बेनेड्राइल मेडिसिन की बजाय एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल करना सही माना जाएगा, बिकॉज हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। थर्ड ऑप्शन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन पर नेजल कैन्यूला। ऑक्सीजन को जब आप नेजल प्रोंग या नेजल कैन्यूला द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी रेट काफ़ी कम होती है और यहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर नेजल कैन्यूला की बजाय हम पेशेंट को फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर करवाएंगे। लास्ट रिमेनिंग ऑप्शन है, स्पीड द आईवी इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेलाइन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम हुआ है और इस सिचुएशन को टेकल करने के लिए हम पेशेंट में जो भी आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है, जैसे कि यहाँ नॉर्मल सेलाइन लगाया गया है, उसे स्पीड अप कर देंगे, उसकी रेट बढ़ा देंगे, उसे तेज़ी से एडमिनिस्टर करेंगे और पेशेंट का जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा।
एक बार फिर से समराइज वे में पूरी चीज़ को समझ लेते हैं। पेशेंट में हर्निया रिपेयर होना है, उसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया। इस एनेस्थीसिया के कारण अगर उसका अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इसे मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को एपिनेफ्रिन देते हैं, ऑक्सीजन बाय मास्क देते हैं और इंट्रावीनस इन्फ्यूजन को बढ़ा देते हैं। ये सभी काम एक नर्स द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ECG finding indicate the presence of hypokalemia? इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी इसे पूछा जा सकता है कि हाइपोकैलीमिया होने पर, पोटेशियम की शरीर में कमी होने पर ECG का कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा? टॉल पीक, टी वेव, ST सेगमेंट डिप्रेशन, वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स या फिर प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। The right answer is option B, it is ST segment depression। जब भी किसी पर्सन की बॉडी में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है तो उसका जो ECG है उसमें ST सेगमेंट डिप्रेस्ड मिलेगा और नॉर्मल ECG में नहीं दिखाई देने वाली U वेव बनने लगेगी। पोटेशियम की कमी होने पर एबनॉर्मल U वेव आने लग जाती है और ST सेगमेंट डिप्रेस्ड दिखाई देता है। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आइए इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल ECG पैटर्न, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द T वेव। अब बात करते हैं कि हाइपोकैलीमिया होने पर क्या होगा। P वेव नॉर्मल रहेगी, QRS कंडीशन यहाँ रहेगी और उसके बाद में जो ST सेगमेंट है वो डिप्रेस हो जाएगा and then abnormal U wave seen. This is the ST segment depression, ST segment depression and U wave, abnormal U wave present। ST segment डिप्रेस हो गया और U wave यदि प्रेजेंट है तो ये कंडीशन आपको हाइपोकैलीमिया की कंडीशन को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमा यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल द वॉर्म। अगर किसी क्लाइंट के पेट में कीड़े हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ है, तो इसे ठीक करने के लिए कौन सा एनीमा इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑयल एनीमा, पुर्गेटिव, कार्मिनेटिव, एंटी हेलमिंथिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। बेसिकली वॉर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए मेडिकेटेड एनीमा इस्तेमाल किया जाता है और इसे आप एंटी हेलमिंथिक एनीमा के नाम से भी जानते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग एनीमा। एनीमा लगाते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन कह दीजिए या सिम्स पोजीशन कह दीजिए या सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन कह दीजिए, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट with an indwelling urinary catheter. What is the most important action for the nurse to implement when irrigating the bladder? किसी क्लाइंट में फॉलिस कैथेटर लगा है, इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर लगा है। इस पेशेंट की केयर के दौरान ब्लैडर को इरिगेट करते समय, ब्लैडर को धोते समय, पानी से साफ करते समय
कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, हमेशा स्टेराइल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। ऑप्शन टू, जब भी आप इरिगेशन करने हेतु फ्लूइड इंस्टिल करें वो तेज़ी से करना चाहिए, हाई प्रेशर के साथ करना चाहिए। ऑप्शन थ्री, जो सॉल्यूशन आप ब्लैडर को साफ करने के लिए, इरिगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वली वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। या फिर एस्पायरेट इमीडिएटली टू इंश्योर रिटर्न फ्लो, जैसे ही आप फ्लूइड को अंदर फ्लश अंदर डालें, इरिगेट करें, थ्रो करें, तुरंत हमें एस्पायरेट करना है, तुरंत उसे तेज़ी से प्रेशर से बाहर वापस खींच लेना है ताकि जो फ्लो है बना रहे, सारा जो फ्लूइड है वो ब्लैडर से बाहर आ सके। कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए। ओके, वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एस्पायरेट इमीडिएटली टू इंश्योर रिटर्न फ्लो, अगर आप पेशेंट में कैथेटर के थ्रू फ्लूइड पुश करते हैं ब्लैडर में और तुरंत उसे वापस सक करके खींचकर निकालते हैं तो ये प्रोसीजर जनरली उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब पेशेंट में कैथेटर के थ्रू यूरिन बाहर नहीं आ रहा हो, कैथेटर में किसी प्रकार की रुकावट है जिसकी वजह से जो यूरिन है वो बाहर अगर नहीं आ रहा है तो उस समय इस प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, यदि आपने बहुत ही तेज़ी से पेशेंट में डाले इस फ्लूइड को एस्पायरेट किया, बाहर की तरफ खींचा, तो इससे ब्लैडर के अंदर इंजरी हो सकती है, ब्लैडर की इंटरनल मेम्ब्रेन का कोई हिस्सा उखड़ सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपको नहीं करना है, गलत माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें, जब भी हम किसी क्लाइंट में ब्लैडर इरिगेशन करते हैं तो हमेशा जो फ्लूइड होता है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए, ना कि बॉडी टेम्परेचर के इक्वल। हमेशा याद रखें, सॉल्यूशन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए, नहीं ना कि पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर के इक्वल। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने पेशेंट के ब्लैडर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर से फ्लूइड को पुश किया तो तेज़ी से फ्लूइड पुश करने के कारण ब्लैडर की जो इंटरनल लाइनिंग है वो रप्चर हो सकती है, ब्लैडर के अंदर ट्रॉमा हो सकता है, उसमें परफोरेशन हो सकता है, छेद हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन वन, यही आपका सही ऑप्शन है। इस तरह से आप ऐसे किसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आपको आंसर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो। इसे आप एलिमिनेशन मेथड का नाम देते हैं। हम इस पेशेंट में यूरिनरी कैथेटर या यूरिनरी ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए हमेशा स्टेराइल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्टेराइल इक्विपमेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक स्टेराइल बॉडी ऑर्गन है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार के डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स नहीं पाए जाते। ये एरिया पूरा साफ रहता है, स्टेराइल रहता है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ आप यहाँ पर इन कर रहे हैं तो वो एकदम स्टेराइल होनी चाहिए, अदरवाइज पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ डिस्पोजेबल used in concurrent disinfection?
कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन में कौन सी डिस्पोजेबल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेव या असेप्टिक टेक्निक? The right answer is option A, incineration. कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल में कोई पेशेंट मौजूद है और इस पेशेंट की केयर के लिए जो भी आर्टिकल्स आदि इस्तेमाल किए गए हैं उन सभी को पेशेंट के हॉस्पिटल में रहने के दौरान ही स्टरलाइज करना, साफ करना, इन्फेक्शन से मुक्त करना, डिसइंफेक्शन करना कॉन्करेंट कहलाता है, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहलाता है। इंसिनरेशन का मतलब होता है बर्न करना, जला देना। तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट की केयर के दौरान डिस्पोजेबल आइटम्स का इस्तेमाल किया गया। इन डिस्पोजेबल आइटम्स को अगर हमें डिसइंफेक्ट करना है तो इसके लिए इंसिनरेशन बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following considered in surgical asepsis? सर्जिकल asepsis के दौरान किसे इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए, कीप द स्टेराइल फील्ड ड्राई। ऑप्शन बी, ऑलवेज फेस स्टेराइल फील्ड। ऑप्शन सी, कीप स्टेराइल इक्विपमेंट अबव योर वेस्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। मान लीजिए आप ऑपरेशन थिएटर में हैं और यहाँ पर आपका पेशेंट है ओटी टेबल के ऊपर और डॉक्टर द्वारा सर्जरी परफॉर्म की जा रही है। आप यहाँ पर एज अ नर्स डॉक्टर के साथ उसे असिस्ट कर रहे हैं, आप स्क्रब नर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस पेशेंट के आसपास का ये पूरा हिस्सा, इसमें किसी भी प्रकार का डिजीज कॉजिंग फैक्टर ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करना, स्टेराइल फील्ड तैयार करना कहलाता है और ये स्क्रब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर को हेल्प करती है। इस स्टेराइल फील्ड को हमेशा आपको ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का ड्राइनेस कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप हमेशा स्टेराइल फील्ड को फेस करेंगे, कभी भी स्टेराइल फील्ड की तरफ आप अपनी पीठ घुमाकर खड़े नहीं होंगे क्योंकि आपका जो एंटीरियर बॉडी पार्ट है उसे ही हम पूरी तरह से स्टेराइल मानते हैं। आपके ओटी गाउन को पीछे किसी और के द्वारा टाई किया गया है, अगर आप स्टेराइल फील्ड की तरफ पीठ करते हैं तो स्टेराइल जो फील्ड है वो नॉन स्टेराइल फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको हमेशा जो इक्विपमेंट सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले हैं उसे आप हमेशा अपनी वेस्ट के लेवल से ऊपर रखेंगे। आप इसे हमेशा अपने कमर से ऊपर रखेंगे। अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अपनी कमर से नीचे रखा तो ये कंटेमिनेटेड माना जाएगा और आपका जो सेप्सिस है, स्टेराइल फील्ड है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस चीज़ को याद रखेंगे, सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोप्सी इज परफॉर्म्ड। ऑटोप्सी क्यों परफॉर्म की जाती है ये आपको बताना है। टू फाइंड आउट द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस पता करने के लिए। टू फाइंड आउट कॉज ऑफ डेथ, डेथ का कारण पता करने के लिए। टू फाइंड आउट पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस, ऑपरेशन के बाद क्या चेंजेस आए हैं इन्हें पता करने के लिए। या फिर जस्ट फॉर लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी आवश्यकताओं के लिए। ऑटोप्सी क्या है, क्यों इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ऑटोप्सी जो है वो
किसी भी क्लाइंट में डेथ का कारण पता करने के लिए की जाती है। आपने पोस्टमार्टम का नाम सुना होगा। पोस्टमार्टम का क्या मीनिंग है? किसी भी पर्सन की यदि संदिग्ध अवस्था में डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ कैसे हुई, इस चीज़ को पता करने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है। ये पोस्टमार्टम को ही हम एटॉप्सी के नाम से जानते हैं। थोड़ा और स्पेसिफिकली यदि हम इसे बोलें, एटॉप्सी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी भी पर्सन की डेथ के कारण को पता लगाते हैं। एग्जैक्टली डेथ का कॉज, मोड एंड मैनर, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो डाइसेक्शन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वही ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is receiving chemotherapy with several anti-neoplastic agent. The side effect of chemotherapy is, किसी क्लाइंट में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स दिए जा रहे हैं, कीमोथेरेपी दी जा रही है। इस कीमोथेरेपी का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ये आपको बताना है। स्लो स्लर्ड स्पीच, इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स ऑन सीबीसी, जिंजीवाइटिस एंड एलोपेशिया, साइनस डिसएरिथमियाज एंड ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जब कभी भी किसी क्लाइंट को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी दी जा रही होती है तो इस मेडिसिन के कारण पेशेंट में जिंजीवाइटिस हो सकता है। जिंजीवाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ गम, यानी मसूड़ों में सूजन का आना। एलोपेशिया हो सकता है। एलोपेशिया का मतलब है लॉस ऑफ हेयर, और ये कंडीशन जनरली टेम्परेरी होती है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद ये जिंजीवाइटिस और एलोपेशिया दोनों ही रिवर्स हो जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट में जो WBC काउंट है, ल्यूकोसाइट काउंट है, वो कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। कीमोथेरेपी मेडिसिन पेशेंट में नोज़िया वॉमिटिंग करवाती हैं, क्योंकि ये मेडिसिन हमारे वॉमिटिंग सेंटर को जाकर स्टिमुलेट करती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले आधा घंटे पहले हमें एंटी एमेटिक ड्रग पेशेंट में एडमिनिस्टर करनी चाहिए ताकि उसे नोज़िया वॉमिटिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन has been given a prescription to treat the disorder. The nurse should explain that cough and loss of taste are side effects if which antihypertensive agent has been prescribed. किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए दी जाने वाली उस मेडिसिन का नाम आपको बताना है जिसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में पेशेंट में कफिंग और लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिल सकता है। आपके ऑप्शंस हैं लिसिनोप्रिल, प्रोप्रेनोलॉल, डिल्शियाज़ैम, फ्रूसेमाइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रीवियस एग्ज़ाम में इसे पूछा गया है, याद रखिएगा। जितने भी ACE इनहिबिटर मेडिसिन्स होते हैं जिनमें लिंसोप्रिल इम्पॉर्टेंट है, उसे देने के बाद पेशेंट में कफिंग एंड लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलता है। ACE इनहिबिटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन मेडिसिन्स के पीछे सुफिक्स के रूप में PRIL लगा मिलेगा, जैसे कि लिसिनोप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 14 Feb, 8 मार्च, 18 मार्च, 5 अगस्त।
ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहली बार इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया गया था, तो आप बताएंगे 1914 में। 1914 में सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया और तब से लेकर आज तक हर साल इसे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन अफेक्ट द। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन में कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? नोज, टेस्ट बर्ड, ईयर, स्किन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेस्ट बर्ड्स। हमारी टंग में यानी कि हमारी जीभ के ऊपर पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड्स में एबनॉर्मल सेंसेशन के कारण एबनॉर्मल टेस्ट का फील होना गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि खाने में किसी विशेष स्वाद वाले फूड के ना होते हुए भी आपको उसका स्वाद आना गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, सेरेब्रम, पोन्स या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम और आप इसे फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। आप इसे फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं या फिर आप इसे सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Forebrain, seat of intelligence or cerebrum is the largest portion of our brain. Next question. In the child with fever, oxygen demand increases because बच्चों में बुखार आने के बाद, फीवर के बाद ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? मेटाबॉलिक नीड बढ़ने के कारण, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने के कारण, पेशेंट का लेस एक्टिव होना, पेशेंट का बहुत ज़्यादा अलर्ट होना। क्यों फीवर में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी हमें फीवर होता है तो फीवर में मेटाबॉलिक नीड बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए हमारी मेटाबॉलिक सभी एक्टिविटीज़ इंक्रीज रहती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक लावास मीन्स। गैस्ट्रिक लावास क्या है? गिव फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट थ्रू अ ट्यूब दैट प्लेस्ड इन स्टमक। पेशेंट के स्टमक में एक ट्यूब लगी है और उसी से पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ऑप्शन बी, इरिगेशन और वॉशिंग आउट स्टमक कैविटी, स्टमक कैविटी को वॉश आउट करना। ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू स्टमक, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को स्टमक में इंसर्ट करना। या फिर रिमूव ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करना। व्हाट एग्जैक्टली गैस्ट्रिक लावास मीन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आप किसी क्लाइंट के स्टमक को क्लीन कर रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर गैस्ट्रिक लावास कहलाता है।
पेशेंट में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर आप इस ट्यूब के थ्रू फ्लूइड को डायरेक्टली स्टमक में पहुंचाते हैं और वापस सिरिंज द्वारा सक करके निकालते हैं। ऐसा करते हुए आप पेशेंट के स्टमक में मौजूद हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल रहे हैं, स्टमक को धो रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं। ये प्रोसीजर गैस्ट्रिक लावास के नाम से जाना जाता है। इन्हीं ऑप्शंस के साथ एक और टर्म है गैस्ट्रिक गावाज। गैस्ट्रिक गावाज क्या है इसे भी बता दीजिए। प्रीवियसली आपने लावास का मतलब बताया, क्लीन करना, गावाज का क्या मीनिंग है ये भी बता दीजिए। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। पेशेंट में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब आपने लगाई, पेशेंट के नोज से ट्यूब को डाल के स्टमक में पहुंचाया। अब इस ट्यूब के थ्रू पेशेंट को फीडिंग दे रहे हैं, डायरेक्ट फूड उसके स्टमक में डाल रहे हैं, तो ये गैस्ट्रिक गावास कहलाता है। तो याद रखिएगा, लावास का मतलब है इरिगेशन, क्लीनिंग, और गावास का मतलब है फीडिंग। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। The right answer is option C. वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने के बाद हाइपोथैलेमस द्वारा इन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डाल दिया जाता है। ये वहाँ स्टोर्ड रहते हैं। जब भी हमारी बॉडी को इन दोनों में से किसी भी हार्मोन की आवश्यकता होती है, तुरंत पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन्हें रिलीज़ कर देती है। तो हम कह सकते हैं वैसोप्रेसिन यानी ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जिसे आप लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, दोनों ही हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन के बारे में यदि और आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस में मैग्नोसेल्युलर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा इस ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन किया जाता है और ये हेरिंग बॉडीज ऑफ एक्सॉन टर्मिनल्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।